हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। TG2 के जो है क्लासेस की सीरीज में आज हमारा जो है फिलहाल आज का टॉपिक है समांतर संयोजन। जो रेजिस्टेंस का हमने पिछली क्लास में आपको रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, सीरीज संयोजन आपको वहाँ पे दिखाया था, श्रेणी संयोजन। आज हम लोग समांतर संयोजन पढ़ेंगे और इसमें फिलहाल कैसे करंट डिवाइड होता है, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समांतर संयोजन हम किसे कहेंगे? बेसिकली हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हैं। ये थ्री रेजिस्टेंस है। तो इनको किस फैशन में कनेक्ट किया जाए कि इन्हें हम लोग बोलेंगे कि ये समांतर में कनेक्टेड है। आपके पास R1 है, R2 है, R3 है। अगर हम इन तीनों के पहले टर्मिनल को, तीनों रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल को एक साथ और दूसरे टर्मिनल्स को एक साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तब इसे हम लोग बोलेंगे समांतर संयोजन। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार। कुछ इस प्रकार का जो फैशन होगा, ये हमारा R1 होगा, यहाँ R2 होगा और यहाँ R3 होगा। ये हमारी बैटरी है। ये हमारी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेल लगा दिया कोई भी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन है इसे हम लोग समांतर संयोजन बोलेंगे। यहाँ से कोई करंट अगर जाएगी आई, यहाँ पे V वोल्टेज है, तो यहाँ ये एक जंक्शन आपको दिख रहा है। इस जंक्शन पे पहुँच करके करंट यहाँ डिवाइड होगी। मान लीजिए यहाँ I1 जा रही है, यहाँ I2 जा रही है और यहाँ I3 जा रही है। ठीक है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, V1 V2 V3। मतलब पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सभी प्रतिरोधों के क्रॉस, मतलब सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान तथा धारा अलग अलग होगी। मतलब जितने भी प्रतिरोध आपके पास हैं यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में, सब में वोल्टेज जो है वही सेम होगा। मतलब V वोल्टेज होगा यहाँ भी, V वोल्टेज यहाँ भी, V वोल्टेज यहाँ भी। ठीक है, तो आप इसको जनरली कह सकते हैं, इसको आप A पॉइंट मान लीजिए, इसको आप B पॉइंट मान लीजिए। तो A और B दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेजिस्टेंस के लिए, वो यही V होगा। ठीक है, तो फाइनली ये बात हमें पता होना चाहिए। टोटल करंट है I, टोटल वोल्टेज है V। अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। मतलब आप यहाँ पे I इज इक्वल टू लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपान R इक्विवेलेंट। सिमिलरली इसी प्रकार से V वोल्टेज यहाँ है, V वोल्टेज यहाँ है, V वोल्टेज यहाँ है, तो इन सब में जो जाने वाली करंट है उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपान R1। अगर हमें I2 निकालना है तो हम लिख सकते हैं V अपान R2। अगर हमें I3 निकालना है तो हम लिख सकते हैं क्या, V अपान R3। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से ये हम लिख रहे हैं। क्योंकि वोल्टेज सभी कंपोनेंट्स में सेम है और ये वोल्टेज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि R1 के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपान आपका जो होगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट। तो ये चीज़ आपने, जैसे ये बात मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है और ये R है और इसमें करंट I हमें फाइंड करना है, तो V1 माइनस V2 अपान R करके हम लोग I फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे V1 माइनस V2 को हम अगर एक वोल्टेज किसी V से दिखाएं तो हम यहाँ V अपान R इज इक्वल टू I बोल सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर कोई करंट यहाँ से जा रही है तो अकॉर्डिंग टू द KCL, किरचॉफ करंट लॉ, आगे हम पढ़ाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द KCL अगर कोई भी करंट किसी जंक्शन, किसी नोड पर इंटर कर रही है, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट अ पर्टिकुलर जंक्शन ऑफ अ सर्किट। किसी भी सर्किट के एक पर्टिकुलर जंक्शन पर इन सभी इनकमिंग करंट का योग जो होगा सभी आउटगोइंग करंट की योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे चूंकि इनकमिंग करंट एक ही है तो हम I इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, I1 प्लस
I2 प्लस I3, ये हमारा हो जाएगा करंट। फाइनली यहाँ पे हम ये फॉर्मूले पुट डाउन करें, V अपान आर इक्विवेलेंट V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे तो V हमारा V अपान आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे V कॉमन होगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब यहाँ V से V कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फॉर्मूला होगा 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बातें क्या हो सकती हैं कि अगर हम चाहें फॉर द एन रजिस्टर, तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, फॉर एन रजिस्टर, एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो आप लिख सकते हैं 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान Rn। ये हमारे पास एन रेजिस्टेंस के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वोल्टेज करंट का कैसा इसमें फंक्शन होगा वो हमने देख लिया, और उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कैलकुलेट होकर के आएगा वो हमने देख लिया। अभी अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, चालकता की, अगर हम बात करें किसकी, चालकता की, जो आपको पता है G इज इक्वल टू 1 अपान R होता है, तो हम इन सभी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। इसका क्या मतलब है, अगर कहीं पे 3 कंडक्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, इस बात को मैं यहाँ आपको बता देता हूं, अगर कहीं पे 3 कंडक्टेंस ऐसे पैरेलल में लगे हैं, ये देखिए, और इनका हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, तो इन्हें हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पावर की अगर हम बात करें, पावर कैसे क्या होगा, तो पावर के संदर्भ में आप देख लीजिए, शक्ति की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास चूंकि करंट है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे हम दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सभी कंपोनेंट में V हमारा सेम है, तो VI1 प्लस VI2 प्लस VI3, तो ये हमारा हो जाएगा P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। कल वाले सीरीज, जब हमने सीरीज कनेक्शन की बात की थी, तो वहां पर भी आपको यही देखने को मिला था, सीरीज कनेक्शन में भी P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 मिला था। मतलब यहाँ से एक बात स्पष्ट है, क्या कि आपके पास चाहे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो या समांतर में कनेक्टेड हो, वोल्टेज के साथ जो आपको रिलेशन देखने को मिलेगा वो सभी का समेशन मिलेगा। मतलब जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबके द्वारा जो कंज्यूम पावर होगा, अगर इनको हम जोड़ दें तो एक सोर्स के द्वारा जो डिलीवर पावर होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। अब चूंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में सभी कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होती है, करंट की वैल्यू जो होती है डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो R1 R2 R3 है, जो R1 R2 R3 है, इनकी वैल्यू क्या है। अगर इनकी वैल्यू, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां करंट कम जाएगी, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगी। ये बात हमें अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने पावर देख लिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप जान लीजिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि जो घरों की वायरिंग होती है वो पैरेलल में ही होती है। घरों की जो वायरिंग होती है, घरों की वायरिंग समांतर क्रम में होती है, समांतर क्रम में। इसीलिए आप कोई भी कंपोनेंट जब खरीद के लाते हैं, कोई भी इक्विपमेंट खरीद के लाते हैं घर में लगाने के लिए,
तो सबकी वोल्टेज रेटिंग एक जनरल वोल्टेज में होता है 230 वोल्ट या 240 वोल्ट, बट आप पावर रेटिंग देखते हैं सबके पावर रेटिंग अलग अलग होते हैं। पता चलता है आप हीटर खरीद के ला रहे हैं पावर रेटिंग अलग है, आप प्रेस खरीद के ला रहे हैं उसकी पावर रेटिंग अलग है, आप फैन खरीद के ला रहे हैं पावर रेटिंग अलग है। बट अगर आप गौर से देखें तो वोल्टेज रेटिंग सबकी सेम होती है, क्योंकि घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में की जाती है ताकि हर एक कंपोनेंट के क्रॉस सेम वोल्टेज मिले और करंट वो अकॉर्डिंग टू द लोड, जितना हैवी लोड हो जितना वोल्टेज रेटिंग हो उसके अकॉर्डिंग वो करंट को ड्रॉ कर सके सोर्स से। ठीक है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे समांतर क्रम हमने देख लिया। अब चूंकि समांतर क्रम में ही हमारा करंट डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट आता है। रीजन यहाँ वोल्टेज, कुछ बच्चे ऐसे सैली क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना हो तो यहाँ कैसे लगाएंगे। आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल हम लगाते कहाँ है। डिवीजन का मतलब विभाजित होना, जहां विभाजित होगा वहीं लगाएंगे। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, करंट डिवाइड नहीं हो रहा था, तो वहां पे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया। जब सर्किट समांतर में होगा तो यहाँ करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सब में सेम होगा तो यहाँ पे हम कौन सा डिवीजन रूल लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे CDR क्या होने वाला है। हम एक 2 रेजिस्टेंस वाला पैरेलल सर्किट कोई लेते हैं, उसमें करंट डिवीजन रूल को समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ धारा विभाजन नियम, इसको हम बोलेंगे धारा विभाजन नियम, करंट डिवीजन रूल। यहाँ पे हमारे पास कोई एक सर्किट है, 2 इसमें रेजिस्टेंसेस मान लीजिए पैरेलल में है, इस तरीके से कुछ। यहाँ पे कोई वोल्टेज भी लगा होगा, मान लीजिए यहाँ से करंट आई जा रही है, इसमें करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है, ये वोल्टेज V है, इस रेजिस्टेंस का नाम R2, ये R1 रख लीजिए, ये R है। अब हमें I1 कैलकुलेट करना है, I2 कैलकुलेट करना है। चूंकि यहाँ से करंट जाएगी तो ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ करंट डिवाइड होकर I1 होगा, इधर I2 हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना I1 की वैल्यू क्या होगा, I2 की वैल्यू क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा। I1 जब हम निकालेंगे तो I1 निकालने के लिए इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल करंट I अपान आपका क्या हो जाएगा, अपान इस लूप का जितना रेजिस्टेंस होगा सबका सिंपली सम, जैसे R1 R2 जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस होता, मान लीजिए R3 होता या R2 डैश होता, कुछ भी होता, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, चूंकि 2 है तो हम सिर्फ ऐसा करेंगे। सिमिलरली अगर हमें I2 निकालना है तो तो आप देखो अगर I1 मिल गया तो I2 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधे I माइनस I1 कर सकते हैं, I2 मिल जाएगा। बट अगर करंट डिवीजन रूल लगाना है, पहले इसी का निकालना है, तो आप I2 इज इक्वल टू लिखेंगे इसके पैरेलल का रेजिस्टेंस R1 इंटू टोटल करंट I अपान लूप का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सम हमें लेकर के चलना है, समेशन। क्या लेकर के चलना है, समेशन। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, I1 और I2 की वैल्यू, हमने I1 और I2 की वैल्यू बता दिया। ये आपका करंट डिवीजन रूल है। क्या है, करंट डिवीजन रूल है। तो आपको यहाँ पे समांतर क्रम से 2 बातें क्लियर हो गई होंगी, धारा विभाजन नियम और घरों की वायरिंग पैरेलल में भी क्यों करते हैं, और पैरेलल में अगर हो तो रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे 1-2 छोटी बातें और आप जान लीजिए कि अगर कभी भी 2 रेजिस्टेंसेस सिंपली पैरेलल में हो और उनका इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए, 2 रेजिस्टेंस सिंपली पैरेलल में हो, उनका हमें इक्विवेलेंट निकालना हो, ये R1 है, यहाँ R2 है, आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या बोलेंगे, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अगर इसका LCM लेंगे तो हो जाएगा R1 R2 और यहाँ पे R2 प्लस R1 1 अपान R इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट आप ऊपर ले जाएंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, डायरेक्टली ऐसा। तो हम लोग कहीं ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, तो बच्चे सोचते हैं ये कहाँ से आ गया है, जबकि हमने पढ़ा है R1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 जो भी है।
तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको पहले से ही थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करके ये फंक्शन लाया गया है। अब अगर कहीं पे R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम हो, मतलब इक्वल हो, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/2। इसका क्या मतलब, अगर दो सेम रेजिस्टेंस कभी पैरेलल में लगे हैं, अगर दो सेम रेजिस्टेंस कभी पैरेलल में लगे हैं तो उसका इक्विवेलेंट हमेशा उसका आधा होता है। मतलब 10-10 ओम के अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, 10-10 ओम के अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा उसका इक्विवेलेंट आप सीधे 5 ओम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे कहीं पर भी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आया तो वो कैलकुलेट करने तुरंत अपना कॉपी पेन लेकर के शुरू हो जाते हैं, बट इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है कि सेम रेजिस्टेंसेस आपको कहीं दिख रहे हैं, अगर कहीं पर भी आपको सेम रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, तो आपको वहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आप सीधे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधे आप वहाँ पर दोनों का R/2 कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समांतर क्रम समझ में आया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल कोई देख लेते हैं क्वेश्चन। अब सीरीज कनेक्शन और समांतर कनेक्शन आप पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का एक बेहतर आपके पास तरीका है, करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो उसके आधार पे आप अच्छे से इसको जज कर पाएंगे। हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, ये कुछ मिक्स टाइप का है। मिक्स पे भी अभी हम बात करेंगे, मिक्स की अभी हम बात ना करें, मिक्स टाइप के कनेक्शंस की हम लोग बात कर लेंगे अभी। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इस तरीके से दे रखा है, आपको इसका इक्विवेलेंट तुरंत बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए इसका क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अक्सर बच्चे देखेंगे 10 + 10 1/10 करके इसको कैलकुलेट कर देंगे, दोनों बराबर है, सीधे कह देंगे सर 5 ओम, बट ये तुरंत गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, कंडक्टेंस है। निकालना क्या है आपको, R इक्विवेलेंट। तो चूंकि हमें पता है G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 + G2, हम ऐड कर देंगे 10 + 10, ये कितना हो गया 20 ओम, 20 महो। अब हमें R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मालूम है क्या, 1/G इक्विवेलेंट, तो हम यहाँ रख देंगे 20, तो 0.05 ओम, 0.05 ओम। आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा। अब अगर यही चीज हमारा रेजिस्टेंस होता तो सीधे आप R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोल देते, R1 R2/R1 + R2। चूंकि दोनों वैल्यू सेम थी तो आप सीधे कह देते R/2 मतलब 5 ओम, 5 ओम हो जाता। तो यहाँ पे हमें इन सब बातों का बहुत केयर करना है, ध्यान देना है कि कैसे ये होने वाला है। चलिए अगला हम लोग जो है इसमें मिक्स कनेक्शन पे बात कर लेते हैं कि मिक्स कनेक्शन कैसे होने वाला है, किस तरीके से हम लोग मिक्स कनेक्शन को डील करने वाले हैं। समांतर संयोजन तो हो गया, देखिए मिक्स कनेक्शन जो होंगे वो दो टाइप के बनते हैं। दो टाइप का क्या मतलब, मिक्स कनेक्शन या तो पहले सीरीज में होंगे बाद में समांतर में जुड़े होंगे, या तो पहले समांतर में होंगे फिर सीरीज में जुड़े होंगे। तो दोनों फैशन में हम लोग देख लेते हैं कि पहले सीरीज में है कुछ रेजिस्टेंस फिर उनका समांतर हुआ है, या पहले समांतर में है कुछ रेजिस्टेंस फिर उनका सीरीज हुआ है। तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला केस हम लोग देख लेते हैं। केस फर्स्ट जो होगा इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंस है, ये है, फिर अगला दो रेजिस्टेंस है, हमें इसका क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट।
दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस कुछ ऐसा ही, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, हम इनका नेमिंग कुछ कर देते हैं R1 R2 R3, ठीक है। यहाँ हम नेमिंग कर देते हैं ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं पहले दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, फिर इनको सीरीज में जोड़ा गया है। मतलब अगर इनका इक्विवेलेंट हम मान ले 1/R इक्विवेलेंट, मतलब हम सीधे ऐसे निकालें R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, ये हो गया। इसी तरीके से इनको हम R इक्विवेलेंट डैश मान लें, तो यहाँ हो जाएगा R3 R4 अपान R3 प्लस R4 हो गया। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल R इक्विवेलेंट। तो चूंकि पहले ये समांतर में लगे हैं तो हमने समांतर क्रम में कैलकुलेट कर लिया। कैसे पता चला कि ये समांतर में लगे हैं, यहाँ से करंट जा रही है तो दो भाग में डिवाइड हो रही है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आकर के एक ही करंट है, जो करंट इस पूरे लूप से निकली वही सेम करंट फिर इस लूप में जा रही है, डिवाइड होकर के जा रही है इधर और इधर, मतलब ये दोनों समांतर में है। मतलब जो करंट यहाँ से निकली वही करंट इसमें आ रही है, मतलब ये और ये दोनों सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट, आर टी इक्विवेलेंट मतलब जो टोटल इक्विवेलेंट होगा उसको हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट डैश, ये हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका देख लीजिए, यहाँ से कोई करंट जा रही है तो दो पाथ मिल रहा है, एक करंट इधर जा रही है मान लीजिए I1, इधर I2 आ रही है, लेकिन I1 जो जा रही है वही करंट R1 में भी जा रही है, R2 में भी जा रही है। यहाँ I2 जो जा रही है वही करंट R3 में जा रही है, वही करंट R4 में जा रही है। मतलब ये जो दोनों हैं ये सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, बट ये एक दूसरे से पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम R निकाल लें, R इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं, तो हो जाएगा R1 प्लस R2। फिर हम इन दोनों का समेशन सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट डैश मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा R3 प्लस R4। अब चूंकि दोनों समांतर में है तो उसके लिए हम एक अलग से सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, वहाँ के लिए भी हम सर्किट ड्रॉ करके दिखा सकते थे आपको, बट समझना इजी था, दोनों समझना इजी है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट है, यहाँ R इक्विवेलेंट डैश है, तो आपका आर टी इक्विवेलेंट जो आएगा टोटल इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट डैश अपान R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट डैश। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो। सो आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से अगर दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज और पैरेलल में लगे हैं, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल में लगे हैं, मतलब पहले सीरीज में हो सकते हैं बाद में पैरेलल में हो सकता है, पहले पैरेलल में हो सकता है बाद में सीरीज में हो सकता है। तो अगर ऐसे फैशन दिखते हैं आपके पास तो आप इस तरीके के सर्किट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका सबसे ईजीएस्ट वे सिंपलेस्ट वे है। और बाकी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे टाइप के जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे। अब एक दो टॉपिक और कंप्लीट कर लें, उसके बाद इन सारे टॉपिक से रिलेटेड एक दो वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग TG2 में आए हुए जितने क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस लिखेंगे और एक एक क्वेश्चन को सब सॉल्व करते चलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। सीरीज और पैरेलल ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर लें, स्टार डेल्टा थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद जो हमारा आएगा वो क्वेश्चन का ही टॉपिक होगा, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ही बनाएंगे। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई तो हम लोग अगली बात करते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन पर। स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है ये मैं नहीं आपको यहाँ समझाऊंगा, वो जब मैं 3 फेज आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। यहाँ सिर्फ आप ये जानो कि कहीं पे स्टार कनेक्शन है तो उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कहीं पे डेल्टा कनेक्शन है तो उसको स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हमें सीखना है, ठीक है। तो हम पहले स्टार डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन कैसा होता है, डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, ये आप देखिए रेजिस्टेंस का प्रयोग करके हम बना रहे हैं। ये हमारे पास एक स्टार है,
ये स्टार है, यहाँ पे मान लीजिए R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ R3 है। उसके बाद हम एक डेल्टा बनाते हैं, हम एक डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आपका मान लीजिए RA है, यहाँ RB है और यहाँ RC है। ये आपका डेल्टा है। इसको आप बोलते हैं स्टार, ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। मतलब जब भी कोई तीन रेजिस्टेंस है, उन तीनों रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल, एक सिरा एक साथ जुड़े हों और बाकी एक एक सिरा जो आपका है वो फ्री दिख रहा है बिल्कुल, और दूसरे में कोई भी दो रेजिस्टेंस के एक एक टर्मिनल एक साथ जुड़ते गए हों, तो इस टाइप का कनेक्शन डेल्टा और इस टाइप का कनेक्शन आपका स्टार। अब इनमें क्या न्यूट्रल होता है, क्या फेज होता है, कैसे हम इनका लाइन करंट वोल्टेज करंट कैलकुलेट करते हैं, वो बात की बात है, वो हम यहाँ पे देखने वाले नहीं। बस अभी आप यहाँ जानिए ये स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन को हम लोग टी कनेक्शन भी बोलते हैं। टी कनेक्शन का मतलब होता है अगर कहीं पर आपको कुछ इस तरीके का फैशन देखने को मिलता है, मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, इसको टी क्यों बोलते हैं, अगर कहीं ऐसा देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये टी कनेक्शन है, ऐसे। इसका मतलब आप देखो, इसको थोड़ा सा बेंड कर दो तो आपको बिल्कुल इस तरीके का फैशन दिख जाएगा, ठीक है। ये टी कनेक्शन भी इसको हम बोलते हैं, तो आप टी कनेक्शन भी कह सकते हैं। टी टू पाई अक्सर पूछ लिया जाता है कन्वर्जन, इसको पाई बोलते हैं। पाई कैसे बोलते हैं, देखिए ऐसा होता है पाई कनेक्शन, ये पाई है, इसको हम पाई कनेक्शन बोलते हैं। आप गौर से देखो अपने स्टार डेल्टा को, वो बिल्कुल टी और पाई की तरह दिख रहा है। अगर इसको हम ऐसे यहाँ एक पॉइंट पे सटा दें, चूंकि ये जीरो पोटेंशियल वायर है, मतलब ये सेम पोटेंशियल वायर है, यहाँ पे हम मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं बड़े आराम से। तो टी बिल्कुल आपका वही स्टार होता है और पाई जो होता है वो डेल्टा होता है। तो जब भी स्टार टू डेल्टा बोले या पाई टू आपका जो है टी बोले या टी टू पाई बोले, तो आपको ये बात समझना है कि किस चीज के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टी कनेक्शन हो गया, वो पाई कनेक्शन हो गया। अब कन्वर्जन देखते हैं स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टार टू स्टार से डेल्टा परिवर्तन, स्टार से डेल्टा परिवर्तन। स्टार से डेल्टा में हम लोग जा रहे हैं, स्टार से डेल्टा में परिवर्तन। अब देखिए स्टार से डेल्टा परिवर्तन अगर हमें देखना है, समझना है, तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेल्टा के अंदर एक स्टार बनाना होगा, इमेजिनरी स्टार। ये देखिए हमने इसका इमेजिनरी बनाया, मतलब यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। अब हमें निकालना क्या है, हमें स्टार से डेल्टा में ले जाना है, मतलब हमें डेल्टा बदलना है, हमें डेल्टा चाहिए। मतलब स्टार हमें मान लीजिए दिया है, हमें डेल्टा चाहिए, मतलब हमें R1 R2 R3 की वैल्यू मालूम है, हमें इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में, मतलब RA RB और RC की वैल्यू हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टार से डेल्टा में हम जा रहे हैं, तो पहले हम RA की वैल्यू निकालते हैं। RA की वैल्यू अगर हमें निकालना है, RA की वैल्यू हमें निकालना है, तो आपको ध्यान में रखना है RA किसके किसके बीच में लगा है, R1 और R3 के। तो हम यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R3, ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच में लगा है, RA निकालना है तो इन दोनों के बीच में लगा है, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपान इन दोनों के बाद वाला जो रेजिस्टेंस बच गया, मतलब इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसके जो सामने दिखेगा R2 अपान R2, ये हमारा RA की वैल्यू हो जाएगी, ये RA की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें RB निकालना है, तो आप इसी फैशन में देखिए
आर बी निकालना है। तो ये किसके किसके बीच में लगा है, R1 और R2 के। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई R1 R2 अपान जो बच गया उसका वो रेजिस्टेंस R3। ठीक है, ये हमारा RB की वैल्यू होगी। वैसे ही RC अगर हमें निकालना है तो RC इज इक्वल टू, ये किसके किसके बीच में है, R2 और R3 के। तो आप लिखेंगे R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपान R2 R3 अपान R1, ये इसके अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार से डेल्टा में परिवर्तन हो गया। हमने स्टार से डेल्टा में परिवर्तन का क्या मतलब कि हमें स्टार की वैल्यू पता है, हमें डेल्टा की वैल्यू जानना है। हमें स्टार की वैल्यू पता है, हमें डेल्टा की वैल्यू जानना है, यही इसका मतलब है स्टार से डेल्टा में परिवर्तन का। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात डेल्टा से स्टार में परिवर्तन। डेल्टा से स्टार में डेल्टा से स्टार में परिवर्तन, यही आपको ध्यान में रखना है। मतलब डेल्टा से स्टार में परिवर्तन का ये मतलब हुआ कि हमें RA RB और RC पता है, R1 R2 और R3 निकालना है। मतलब ये हम डेल्टा से फिर स्टार में जा रहे हैं। तो हमें देखिए R1 निकालना है, तो R1 इज इक्वल टू, ये जहां रेजिस्टेंस लगा है ये किसके किसके बीच में लगा है, इस पॉइंट पे लगा है। तो इस पॉइंट से और कौन कौन दो कनेक्ट हो रहे हैं, RA और RB। मतलब इसके दोनों तरफ के रेजिस्टेंस RA RB अपान RA RB अपान आपका क्या हो जाएगा, RA RB और RC, ये तीनों को हम जोड़ देंगे। RA RB और RC, ये तीनों को हमने जोड़ दिया। फाइनली आपके पास क्या है, R2 अगर हमें कैलकुलेट करना है, देखिए R2 के लिए क्या होगा, R2 हमें कैलकुलेट करना है तो आपका क्या हो जाएगा, इसके दोनों साइड के रेजिस्टेंसेस RB और RC, RB RC RA प्लस RB प्लस RC। मतलब इसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, तीनों का सम। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें R3 निकालना है तो देखिए R3 के लिए RC और RA मीन्स RC RA अपान फिर तीनों का समेशन। फाइनली हम तीनों जनरली जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा RA प्लस RB प्लस RC। तो ये हमारा डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो गया फिलहाल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे देख लेंगे। फिलहाल वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।